अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 13 आर्टिकल 13.9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है किरचॉफ सेकंड लॉ। लास्ट टाइम हमने क्लास में फिजिकल क्लासेस में देखा था कि कम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास किरचॉफ लॉज मौजूद हैं, जिसका पहला लॉ केसीएल हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे केवीएल। किरचॉफ वोल्टेज रूल ये एक सर्किट के अंदर मौजूद पोटेंशियल चेंजेस के बारे में है। ये बताता है कि सर्किट में क्लोज पाथ में मौजूद तमाम सर्किट एलिमेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसका सम हमेशा जीरो रहता है। और ये लॉ कुछ नहीं सिवाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। आपको याद होगा कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल जो था यानी केसीएल, उसमें हमने देखा था कि वो लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की ही मैनिफेस्टेशन था या उसी का अक्स था। आज हम केवीएल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में हमने अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस से मुराद क्या है? वोल्टेज चेंजेस से मुराद है पोटेंशियल ड्रॉप्स, जो कहाँ होता है? एक सर्किट में होता है। सर्किट में मौजूद रजिस्टर के क्रॉस भी होता है और कभी कभी बैटरी के क्रॉस भी। बैटरी के क्रॉस कब होता है ये भी हम देखेंगे। लेकिन इन तमाम वोल्टेज चेंजेस का अलजेब्रिक सम जब हम लेते हैं, यानी जब जमा करते हैं इन्हें, तो आंसर जीरो आता है। ये बात पहले किसी को नहीं था पता, किरचॉफ साहब ने हमें बताई। किरचॉफ ने इसे मैथमेटिकली प्रूव किया। ये स्टेटमेंट देखें कि अलजेब्रिक सम से मुराद कि आपने साइन को भी ध्यान में रखना है। अगर कोई पॉजिटिव है तो उसे पॉजिटिव लिखना है रूल के मुताबिक, अगर कोई नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव ही लिखना है। इसे मैथमेटिकली डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो लिखा जा सकता है। यहाँ वी से मुराद है वोल्टेज, सिग्मा से मुराद है सम ऑफ ऑल द वोल्टेज। इसे ऐसे लिख देना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। सिग्मा यानी सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू जीरो। स्टेटमेंट के बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पेपर में ये ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसे सीखे बगैर अब ना तो अगला आर्टिकल व्हीट स्टोन ब्रिज समझ सकते हैं और ना ही आप एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। एक बुनियादी लॉ है जिसे सीखना बहुत जरूरी है कम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास जो चीजें, उससे पहले साइन कन्वेंशंस भी देख लेते हैं। लेकिन इसी मैथमेटिकल फॉर्म को दूसरे लफ्जों में भी एक्सप्लेन किया गया है। ये अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस से मुराद सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स भी हैं, जो हर एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस होते हैं। सर्किट एलिमेंट से मुराद हर वो चीज जो सर्किट में लगी हुई है, जैसे कि रजिस्टर या बैटरी। और ये सब कुछ एक क्लोज पाथ में होना चाहिए, जिसका नाम लूप भी होता है। क्लोज पाथ कह लें या लूप कह लें, एक लूप के अंदर ही ये लॉ लगाया जा सकता है। अगर आपके पास एक क्लोज पाथ नहीं है या लूप मौजूद नहीं है तो ये लॉ भी वहां एप्लीकेबल नहीं होगा। हम एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले एक क्लोज सर्किट कंसीडर करेंगे। इस सर्किट के अंदर बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स हैं, जिसमें दो बैटरीज और दो रजिस्टर शामिल हैं। हमारे पास ये सर्किट है। आप देख सकते हैं कि एक से ज्यादा बैटरीज होने की वजह से ये एक कम्प्लेक्स सर्किट है, और हमने कहा था कि किरचॉफ्स लॉज कम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए बनाए गए थे। यहां बुक लाइन से लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपने इस आर्टिकल को जब आप एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो इंग्लिश की लाइंस जो बुक ने लिखी हुई है इंग्लिश में, जो एक्सप्लेनेशन में शुरू में स्टार्टिंग पैराग्राफ है, वो आप लिख सकते हैं। जो कुछ भी बुक इंग्लिश में लिख रही है मैं आपको उर्दू में समझा दूंगा। हम इस आर्टिकल में
मेन ये देखने जा रहे हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है या नहीं, और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम जीरो कैसे आता है, और किस सर्किट एलिमेंट के अंदर एनर्जी गेन की जाती है, यानी चार्ज सर्किट में मूव करते हुए कहां एनर्जी गेन करता है और कहां लूज करता है। सबसे पहले इस बैटरी में एक मेन बात ध्यान में रखें कि कोई एक बैटरी इस सर्किट का सरबराह होगी। अगर आप दोनों बैटरीज को सेम वोल्टेज का ले लेंगे तो फिर सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट में एक बैटरी का बड़ा होना जरूरी है ताकि वो सर्किट में अपना करंट चला सके। इस वक्त सर्किट के अंदर E1 बैटरी को ग्रेटर माना गया है, जिसकी वजह से इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को स्टार्ट किया जा सकता है, और हम कन्वेंशनली बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव तरफ ही करंट की डायरेक्शन लेते हैं। सबसे पहले आप करंट की डायरेक्शन अज्यूम कर लें, जो कि ये बन रही है। ये बैटरी के E1 बैटरी के पॉजिटिव से E1 बैटरी के नेगेटिव तरफ जा रही है, ये डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को आप एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं, क्योंकि आपको ये समझाया हुआ है कि जब भी आप अपनी फिंगर्स को घुमाएं, अगर आपका अंगूठा ऊपर को आ जाए आपकी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसको आगे समझने से पहले हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। हम कौन से रूल्स इस्तेमाल करेंगे जमा माइनस करते हुए। एक बात याद रखनी है कि अगर आप रजिस्टर में से चार्ज को लेकर जा रहे हैं, आपका चार्ज रजिस्टर में से पास कर रहा है, तो वो एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी हमेशा रजिस्टर में लूज होती है। आपको पता है रजिस्टर का नाम वोल्टेज हीटर भी है। रजिस्टर पोटेंशियल को हमेशा कम ही करता है, बढ़ाता नहीं है। जब चार्ज रजिस्टर के अक्रॉस मूव करता है, यानी करंट जब किसी रजिस्टर से फ्लो करता है, तो एनर्जी अपनी हमेशा डेसिपेट करवाता है। यही वजह है कि हम इसका पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा नेगेटिव लिया करेंगे। अब दूसरी साइन कन्वेंशन देखें। सबसे पहले तो बैटरी के बारे में। बेटा अगर आपका चार्ज बैटरी में से पास कर रहा है, तो आपको पता है कि दो केसेस बनते हैं फिर, कि बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर तो आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज को लेकर जा रहे हैं, चार्ज का नाम डेल्टा क्यू रख लें, तो उस केस में आपका पोटेंशियल गेन होता है, एनर्जी चार्ज गेन करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ऑब्जेक्ट जमीन से जब हाइट पर लेकर जाया जाता है, तो नीचे से ऊपर लेकर जाने में उस पर वर्क डन किया जाता है, और वो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है। और जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भेजा जाता है, तो हाई से लो जाते हुए वो अपनी मौजूदा एनर्जी को, अपनी सेव्ड एनर्जी को लूज करता है। इस केस में एनर्जी लॉस होती है। पहले केस में ऑब्जेक्ट को जमीन से हाइट पर लेकर जाया गया, इस केस में बॉडी पर वर्क डन किया गया। जैसे आप किसी ईंट को जमीन से ऊपर उठाते हैं, तो ईंट पर वर्क डन करते हैं। ईंट आपसे एनर्जी लेती है, लेकिन जब ईंट हाइट से
आप छोड़ देते हैं, वही ईंट अपनी महफूज एनर्जी को लॉस कर देती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए हम बैटरी के केस में ये याद रखेंगे, ये साइन कन्वेंशन, ये रूल, कि अगर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे तो उस केस में क्योंकि एनर्जी चार्ज गेन करता है, तो जो पोटेंशियल चेंज आएगा यानी डेल्टा वी वो पॉजिटिव आएगा। अब पोटेंशियल चेंज किसके बराबर होता है आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ये हम आगे प्रैक्टिस में देखेंगे, और इस आर्टिकल की प्रैक्टिस इसके न्यूमेरिकल्स और अगला आर्टिकल व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब वो दोनों आर्टिकल्स यानी न्यूमेरिकल्स और व्हीटस्टोन ब्रिज आर्टिकल कवर हो जाएगा तब इस किरचॉफ्स सेकंड लॉ की सही तौर पर समझ आएगी। इसी का आगे दूसरा केस बनाया हुआ है कि अगर आपका चार्ज, यही चीज मैं पहले समझा चुका हूं, इसी को लिखा हुआ है, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो एनर्जी लॉस होती है। इस केस में पोटेंशियल चेंज या पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव है और आप जाते हैं नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की तरफ, तो फिर क्योंकि एनर्जी आप गेन करके जाते हैं तो इस केस में डेल्टा वी पॉजिटिव होगा। लेकिन जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाते हैं क्योंकि एनर्जी आप लूज करते हैं, इस केस में आपका पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि हमने स्टेटमेंट में ये बोला था कि हमने सम करना है पोटेंशियल चेंजेस का पूरे सर्किट का। पूरे सर्किट में जितने भी सर्किट एलिमेंट्स हैं तमाम के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हुए हैं उनका सम करना है। तो सम करने से पहले हमने इनकी साइन कन्वेंशन बनाई कि किसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा और किसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। अब हम इसे देखते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को कैसे ओबे करता है। इसके लिए हमारे पास सर्किट डायग्राम है वो मौजूद है। इस सर्किट डायग्राम के अंदर आप गौर से देखें, 4 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, 2 बैटरीज हैं और 2 रजिस्टर्स हैं। हम किसी एक पॉइंट से लूप का आगाज करेंगे। लूप का मतलब होता है क्लोज पाथ। फर्ज करें कि हम यहां से इस नुक्कड़ से स्टार्ट लेते हैं और इस लूप का कोई नाम रख लेते हैं, जैसे यहां से ए शुरू करते हैं, ए बी सी डी। अब लूप का नाम बनेगा ए बी सी डी। हम इस लूप ए बी सी डी में तमाम सर्किट एलिमेंट्स के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप्स चेक करेंगे और उनका सम देखेंगे, और इन साइन कन्वेंशन को इस्तेमाल करते हुए ही हम इनका सम देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा इस सर्किट को देखें और रूल के मुताबिक मुझे ये बताएं कि अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट लेता हूं और बी की तरफ जाता हूं चार्ज को लेकर, यहां से मेरा चार्ज ट्रेवल करेगा, चार्ज का नाम डेल्टा क्यू रख ले, और ये ए से बी की तरफ, फिर उसके बाद बी से सी की तरफ, और उसके बाद सी से डी की तरफ, और फिर डी से ए की तरफ आएगा, तो मैं कहूंगा कि मेरी लूप कंप्लीट हो गई। मैंने इस पूरी लूप के अंदर अपने पोटेंशियल चेंजेस को चेक करना है। तो सबसे पहले रूल के मुताबिक बताएं कि यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, E1 के क्रॉस। क्योंकि आपका चार्ज ए से बी की तरफ जा रहा है तो ध्यान करें कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, पीछे बताया आपको कि पोटेंशियल ड्रॉप
पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। उसकी वजह, क्योंकि चार्ज यहां एनर्जी गेन करता है। आपको ईएमएफ वाले आर्टिकल में बताया था कि चार्ज हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए एनर्जी बैटरी से ही लेता है। सिर्फ यही वो सर्किट एलिमेंट है जहां चार्ज को एनर्जी मिलती है। इसके बाद कोई भी सर्किट एलिमेंट ऐसा नहीं है जहां चार्ज को एनर्जी मिलेगी। अब दूसरे केस में देखें, R1 के केस में मैंने आपको बताया कि रेजिस्टर के अंदर जब भी चार्ज मूव करता है ये एनर्जी हमेशा डेसिपेट करता है, और यहां आप पोटेंशियल चेंज हमेशा नेगेटिव लिखेंगे। यहां तो आपने लिख दिया था E1 इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि E1 ही हमारा पोटेंशियल था। यहां पे V1 लिखेंगे R1 की वजह से। इसके अंदर करंट फ्लो करेगा I1, क्योंकि सीरीज सर्किट है, इसमें करंट आप सेम रख सकते हैं। I1 की बजाय आप सिंपल I भी लिख सकते हैं, और साथ रजिस्टर का नाम R1। ये V1 इज इक्वल टू IR1 के साथ नेगेटिव लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होता है। यही तो आपको रूल बताया था, यहां पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होता है। उसके बाद दोबारा B से आप कहां चले गए? C की तरफ। जब आप B से C की तरफ जाएंगे तो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ आएंगे। ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। पीछे आपको समझाया कि जब आपकी ईंट ऊपर से नीचे खुद गिरती है तो अपनी एनर्जी को लूज करती है, गेन नहीं करती। इस केस में ये E2 बैटरी ये सरबराह नहीं है, ये लोड बन चुकी है, ये चार्ज की एनर्जी खा रही है। इसीलिए यहां पे हम इसका पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि चार्ज हाई से लो जाता है। रेजिस्टर के क्रॉस में भी चार्ज हमेशा हाई से लो ही जाता है। चार्ज कभी भी खुद ब खुद लो से हाई नहीं जा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी ही है जो अपने लो पोटेंशियल से हाई की तरफ चार्ज को खुद लेकर जाती है। सिर्फ वही बैटरी जो सर्किट का सरबराह होती है, जो सर्किट में करंट बहाना चाहती है, जो सबसे बड़ी बैटरी होती है। अब आप C से D की तरफ जाते हुए गौर से देखें कि फिर से R2 रेजिस्टर में से गुजरेंगे। ये चार्ज डेल्टा Q जब इस R2 में से गुजरेगा तो गौर से देखें ये अपनी एनर्जी डेसिपेट करता हुआ जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस E1 के अंदर ही उसे एनर्जी मिली थी, बाकी हर जगह डेसिपेट हुई। E2 के बाद अब R2 की बारी। R2 में करंट का नाम लिखें पहले, जो कि I है। उसके बाद रजिस्टर का नाम लिखें जो कि R2 है। लेकिन क्यों कि ये रजिस्टर है तो रजिस्टर की वजह से यहाँ माइनस लगेगा। माइनस इसलिए क्योंकि ये रजिस्टर है। बस जब भी रजिस्टर देखें आप पोटेंशियल ड्रॉप माइनस लगाया करें। तो ये मैंने रफ सा आपको बताया है कि किस चीज़ में पॉजिटिव आएगा पोटेंशियल चेंज और किस में नेगेटिव आएगा। ये आपने पेपर में नहीं लिखना, ये आपके पास समझ आ रहा था। जो पेपर में लिखना है वो मैंने अलहदा करके लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को कैसे ओबे करता है। आपको एक बात तो पता होगी कि पोटेंशियल के फार्मूले से, ये पोटेंशियल का फार्मूला है जिसका मतलब है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक बैटरी चार्ज पर जो वर्क डन करती है उसी को पोटेंशियल कहते हैं। यहां से अगर आप वर्क डन को साइड पे कर लें तो ये वर्क इज इक्वल टू QV बनेगा। इस W को हम एनर्जी कहते हैं, Q हमारा चार्ज है और V हमारा पोटेंशियल है। ये मैंने पहले भी आपको लिख कर दिया था क्लास में। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इस्तेमाल होता है। तो आप चेक करें कि यहां मैंने एनर्जी का फार्मूला बना के दिया आपको। अगर आपका चार्ज डेल्टा Q हो तो आप लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल डेल्टा Q मल्टीप्लाई V।
या आपको पता है कि ईएमएफ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, बस जरा बैटरी का अपना पर्सनल होता है, उस ई को भी हम पोटेंशियल ही कहते हैं। ये दोनों फार्मूले एनर्जी के ही हैं, याद कर लें। लेकिन आपको ये भी पता है कि E इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर लिखा जा सकता है ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। E और V, क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ही होते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो ये फार्मूला भी एनर्जी का ही है, डेल्टा क्यू मल्टीप्लाई आई आर, ये तीनों फार्मूले एनर्जी के ही हैं। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को देखते हैं, यहाँ पे वैलिड होता है या नहीं। केसीएल के बारे में याद रखना है, पिछले लॉ के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड था, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन कैसे हम इसे साबित करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ये कहता है कि टोटल एनर्जी जो भी किसी चीज को दी जाती है, वो चीज उतनी ही एनर्जी कंज्यूम कर पाएगी, वो खुद से एनर्जी कंज्यूम नहीं कर सकती या एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से और नहीं ले सकती। उसे जितनी एनर्जी मिलेगी वो उतनी ही कंज्यूम करेगी, जिसकी वजह से टोटल एनर्जी का सम जीरो आएगा। जैसे आपको आपके पापा ने 100 जूल की, बल्कि आपको किसी ने 100 जूल की एनर्जी दी, आपने डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दी। आप जो भी एनर्जीज कन्वर्जन करेंगे 10 20 30 40 30 40 70 30, ये तमाम का सम जो होगा ये आपकी इनपुट एनर्जी के बराबर ही होगा। लेकिन जो एनर्जी ली जाती है, गेन की जाती है, उसे पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और जो डेसिपेट की जाती है उसे नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से ये तमाम को नेगेटिव लिखा जाएगा। जब इनका सम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100। तो टोटल एनर्जी है, तो एनर्जी का जो टोटल चेंज है वो जीरो ही रहेगा। तो टोटल एनर्जी का चेंज हमेशा जीरो रहता है, क्योंकि जितनी हम गेन करते हैं उतनी ही डेसिपेट करते हैं। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के मुताबिक टोटल एनर्जी जो हासिल होती है या जो लॉस होती है चार्ज से किसी भी क्लोज पाथ में या लूप में, वो जीरो होती है। इसी चीज को समझ लें। हमने इस सर्किट डायग्राम से जो हमारे पास मौजूद है, वहां से इन तीनों फार्मूलों में से किसी एक से भी तमाम सर्किट एलिमेंट्स के क्रॉस एनर्जी को फाइंड करना है। हमारे पास सर्किट मौजूद है, ये सर्किट है। पहले E1 के अंदर जो एनर्जी गेन हुई थी, चार्ज को मिली थी, पहले वो लिखते हैं, वो चेक करें। ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है क्योंकि ये एनर्जी गेन हुई थी, और ये चार्ज ने एनर्जी कितनी ली? E1 मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू। ये कहाँ से आया फार्मूला? ये वाला फार्मूला है जो मैंने ऊपर आपको पहले बता दिया था कि एनर्जी का फार्मूला ये बन सकता है। यहाँ E से मराद EMF है और डेल्टा क्यू चार्ज है। चार्ज को जब भी पोटेंशियल डिफरेंस से या EMF से मल्टीप्लाई करते हैं वो एनर्जी के बराबर आता है। अब ये माइनस आई R1 कहाँ से आ गया? ये रजिस्टर R1 के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसका नाम अगर V1 रखा जाए तो वो बराबर आएगा माइनस R1 के। माइनस क्यों लगाना है? क्योंकि ये रजिस्टर है, रजिस्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का चेंज हमेशा नेगेटिव होता है, जब पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। इस नेगेटिव के बाद देखें, अच्छा ये IR1 की जगह पे समझिए वोल्टेज ही लिखा हुआ है। जिस तरह पीछे E1 लिखा हुआ था, यहाँ IR1 की जगह पे V1 लिखा हुआ है, ये समझ। और ये चार्ज है डेल्टा क्यू। जब भी IR को डेल्टा क्यू से या सिंपल V को डेल्टा क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी ही होगी। ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है। और आगे ये बैटरी नंबर E2 देखें, ये छोटी बैटरी जो कि सरबराह तो नहीं है लेकिन है बैटरी। इस वक्त ये लोड का किरदार अदा कर रही है और ये चार्ज को एनर्जी देने की बजाय उसकी एनर्जी डेसिपेट कर रही है, क्योंकि चार्ज इसके पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहा है। इस केस में इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, और इसकी एनर्जी को लिखते हुए हम यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव E2 डॉट डेल्टा क्यू। ये E2 से मुराद क्या है?
पोटेंशियल ऑफ बैटरी E2, जिसे ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ हो या पोटेंशियल हो, उसे जब भी चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी आती है। अब आखिरी कंपोनेंट चेक कर लें, R2। पहले R2 का आप पोटेंशियल ड्रॉप लिखें, जिससे आप V2 भी कह सकते हैं, IR2 के बराबर लिखा हुआ है, और साथ चार्ज डेल्टा क्यू। ये तमाम का सम जीरो, इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। यहां से अगर डेल्टा क्यू कॉमन ले लिया जाए, डेल्टा क्यू कॉमन लेने के बाद ये बनता है E1 माइनस IR1 माइनस E2। यहां से ये टर्म, ये डेल्टा क्यू हर एक के अंदर से कॉमन ले लिया, और इस डेल्टा क्यू को जीरो के नीचे भेजा, तो ये जीरो ओवर डेल्टा क्यू जीरो बन गया। हमारे पास ये तमाम वोल्टेजेस हैं। E1 भी एक वोल्टेज है, IR1 भी एक वोल्टेज है, E2 भी एक वोल्टेज है, IR2 भी एक वोल्टेज है, और ये तमाम वोल्टेज का सम है। यहाँ माइनस क्यों लगा हुआ है? असल में ये प्लस इंटू माइनस है। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। यहाँ माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पीछे प्लस भी है, तो ये सम ही हो रहे हैं, ये सारे जमा हो रहे हैं। इसी को कहते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट, जिसको मैंने डेल्टा वी, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा सिग्मा डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा से मुराद क्या होता है? चेंज। सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इज इक्वल टू जीरो। यही हमने साबित करना था। इससे ये साबित होता है, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी से किरचॉफ का सेकंड लॉ साबित कर दिया है, किरचॉफ सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म साबित कर दी है। इससे ये साबित होता है कि किरचॉफ का सेकंड लॉ दरअसल लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ही है, ये इसे ओबे करता है। यही था आज का हमारा आर्टिकल। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे।